नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर। जैसा कि हम चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी वीडियोज़ मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे फैक्ट कि कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो पेपर में 1 या 2 नंबर से पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला है आपका, प्रकृति में उपलब्ध होने वाले वे पदार्थ जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं लेकिन तकनीकी ज्ञान न होने या पूरी तरह से विकसित न होने के कारण पहुँच से बाहर हैं, भंडार कहलाते हैं। यानी कि जो हमारे पास बहुत सारा ऐसा मटीरियल्स है जिसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है या पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाए हैं या हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है जिसका हम उपयोग नहीं कर पाए, हम उसको कहते हैं, उसको हम भंडार का नाम देते हैं, यानी कि वो भंडार कहलाते हैं, चाहे प्रकृति में जो भी चीज़ हमारे पास हो। दूसरा, सतत पोषणीय विकास। इस तरीके से विकास किया जाए कि जिसमें पर्यावरण को हानि ना पहुंचे। इसको हमने पहले पढ़ा कि जब भी हम कोई विकास कर, जब भी कोई फैक्ट्री लगाए, इंडस्ट्री लगाएं, ऐसी इंडस्ट्री हो जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। और वर्तमान में किए जा रहे विकास के द्वारा भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं के अवहेलना ना हो और जो आने वाली पीढ़ी है उसको किसी तरह की समस्या उत्पन्न ना हो, हम उसको बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। नेक्स्ट देखते हैं, संसाधन नियोजन क्या है। ऐसे उपाय अथवा तकनीकी जिसके द्वारा संसाधनों का उचित प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके उसको हम बोलते हैं संसाधन नियोजन। ये एक नंबर क्वेश्चन से फैक्ट टाइप के हैं, आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है संसाधन संरक्षण। संसाधनों का न्याय संगत या योजनाबद्ध प्रयोग जिससे संसाधनों का अपव्यय न हो, संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी किस तरह का संसाधन, यानी जो न्याय संगत हो और किसी योजना के तहत उसको यूज किया जाए, जिसको हम बोलते हैं संसाधनों का अपव्यय न होना। अगला आता है भूमि निम्नीकरण, यानी कि जिन प्राकृतिक तथा मानवीय क्रियाओं द्वारा मृदा का कृषि योग्य न रह पाना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। यानी कि धरती का, जमीन का अनुपजाऊपन, यानी कि उपजाऊपन खत्म हो जाना, उसको हम बोलते हैं भूमि निम्नीकरण, जिसमें कोई फसल पैदा नहीं हो सकती, उसको हम बोलते हैं भूमि निम्नीकरण। नेक्स्ट है निवल अथवा शुद्ध बोया गया क्षेत्र। वह क्षेत्र जहाँ वर्षा में एक बार या एक से अधिक बार वर्षा की गई हो उसको हम बोलते हैं निवल या शुद्ध बोया गया क्षेत्र। एक होता है कुल बोया गया क्षेत्र। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में प्रति भूमि को जोड़ना, ये होता है शुद्ध बोए गए क्षेत्र। प्रति भूमि क्या समझ लेते हैं। वह भूखंड जिस पर कुछ समय से खेती न की जाती है और खाली छोड़ जाता है, यानी कि 2 से 4 साल तक कोई भूमि जिस पर कोई खेती नहीं की गई है उसे खाली छोड़ दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रति भूमि। नेक्स्ट होती है बंजर भूमि, यानी कि वह भूखंड जिस पर कोई पैदावार नहीं होती है, जो पहाड़ी रेतीली अथवा दलदली होती है, उसको बोलते हैं बंजर भूमि। ये तो आप जानते ही हैं कि ऐसी जमीन जिस पर कोई भी वस्तु उगाई नहीं जा सकती या कृषि नहीं की जा सकती है, उसको हम बोलते हैं बंजर भूमि। अगला आता है लैटराइट मृदा। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिट्टी की ऊपरी परत के तेजी से कटाव से निर्मित मृदा को हम लैटराइट मिट्टी कहा जाता है, जो काजू के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। मृदा अपरदन, प्राकृतिक कारकों द्वारा मृदा का एक स्थान से हटना क्या कहलाता है, मृदा अपरदन। यानी कि जब मिट्टी कटाव हो जाता है पानी के बहाव से, हम उसको बोलते हैं मृदा अपरदन। अब आता है उत्कात भूमि। प्रवाहित जल अथवा पवनों के द्वारा किए जाने वाले मृदा अपरदन से उत्कात भूमि का निर्माण होता है। जैसे मान लेते हैं कि हवा आती है और मिट्टी को डाली जाती है, ठीक है, या फिर जल के द्वारा मिट्टी कट जाती है, हम उसको बोलते हैं उत्कात भूमि। अब यहाँ पे कुछ थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि भारत में कौन सी मृदा सबसे अधिक पाई जाती है, तो वो कौन सी है, जलोढ़ मृदा अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती है। कहाँ पर, उत्तर भारतीय मैदान में, कह सकते हैं सिंधु ब्रह्मपुत्र गंगा के मैदान में। मृदा के निर्माण की प्रक्रिया में कौन कौन से कारक शामिल हो सकते हैं, किसके द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है, तो हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे उच्चावच, मौसम, जलवायु, समय, वनस्पति, ये चारों ऐसे मुख्य फैक्टर हैं जिसके माध्यम से मिट्टी का निर्माण होता है। किसी ने पूछा था मृदा क्या होती है, मृदा मीन्स मिट्टी होती है, यानी कि मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 2 मिट्टियों के नाम लिखिए। तो हम जैसे हमने बताया आपको, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पीली मिट्टी, ठीक है, पीली मृदा यहाँ पर पैदा हो गया है।
ठीक है, लैटराइट मृदा, बनीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा की 2 विशेषताएं लिखी है। तो इसकी विशेषताएं होती हैं, इसका रंग जो होता है वो लाल और भूरा होता है, और रेतीली व लवड़ीय होती है। कौन सी? मरुस्थलीय मृदा। नेक्स्ट है, ऐसी 2 मानव क्रियाएं लिखो जिनसे भूमि का निम्नीकरण होता है, यानी कि भूमि अनुपजाऊ होता है, ये हो जाती है मानवीय क्रियाओं के कारण। जैसे अति पशुचारण, अगर ज़्यादा पशु उसमें चर लेते हैं ज़मीन पर तो, या फिर वनोन्मूलन, या फिर वन के द्वारा, कांटों द्वारा, और खनन, जो हम खनन करते हैं, क्या करते हैं, मजदूर का कोयला खनन खोदते हैं, उसको ऐसे छोड़ देते हैं जिससे भूमि खराब हो जाती है। वन काट दे रहे हैं, वनोन्मूलन हो जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी सम्मेलन 1992 की मुख्य उद्देश्य क्या था? जो सम्मेलन हुआ था 1992 में, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना ही एक उसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है, किन्हीं 2 राज्यों के नाम बताइए जहां पर सोपानी कृषि होती है। सोपानी मीन्स होता है आपका सीढ़ीदार कृषि। कैसी? सीढ़ीदार कृषि। वो राज्य कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर आपका, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। यानी कि ऐसे राज्य जो पहाड़ी इलाका वाले, जहाँ पहाड़ी होता है, पहाड़ों में सीढ़ीदार कृषि होती है, इसको हम बोल सकते हैं सोपानी कृषि। अगर आपको फिर भी कोई समस्या है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर कोई एडवाइस देना चाहते हैं, वो एडवाइस भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं खादर और बांगर में क्या अंतर है। थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन देख लेते हैं, 3-3 नंबर वाले, 5-5 वाले। खादर और बांगर में क्या अंतर? तो यहाँ देखते हैं हम, एक तरफ दिखाई दे रहा है खादर, एक तरफ लिखा हुआ है बांगर। खादर में क्या होता है? नवीन जलोढ़, नई मिट्टी होती है। इधर प्राचीन जलोढ़, पुरानी मिट्टी होती है। खादर में यहाँ अधिक बारीक रेतीली पाई जाती है, यानी कि महीन कण होते हैं, और यहाँ पे कंकड़ तथा कैल्शियम कार्बोनेट के कण पाए जाते हैं। यहाँ थोड़े बड़े होते हैं और यहाँ इधर महीन होते हैं। खादर में बार बार बाढ़ का पानी आता रहता है, नवीनीकरण। यहाँ बार बार नवीनीकरण नहीं होता, यहाँ हर साल बाढ़ आती रहती है। नदी के पास डेल्टा तथा बाढ़ निर्मित मैदानों पाई जाती है, यानी कि जहाँ नदी का डेल्टा होता है वहाँ पाई जाती है, या फिर जहाँ बाढ़ बार बार आती रहती है वहाँ पाई जाती है। नदी से दूर ऊंचे स्तर पर ये बांगर मिट्टी पाई जाती है, यानी कि 2 भागों में बांटा गया है खादर और बांगर। बांगर पुरानी, खादर नई। ठीक है। खादर में बार बार पानी का आना, बांगर में पानी का ना आना। ठीक है। बांगर में मोटे मोटे कंकड़ होना और यहाँ महीन बालू के कण होना। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है, संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं और इनके संरक्षण जरूरी क्यों है? नियोजन और संरक्षण क्यों जरूरी है? संसाधन नियोजन संसाधनों के उचित उपयोग की तकनीकी और कौशल के लिए। सेकंड पॉइंट, संसाधन सीमित तथा उनका वितरण असमान है। आपको इस तरह से लिखना है फॉर्मेट में, पेपर में। विवेकपूर्ण उपयोग के नियोजन का अत्यंत महत्वपूर्ण। अगला, संसाधन नियोजन की आवश्यकता और सीमित मात्रा में उपलब्ध और अनवनीकरण, ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं और इसलिए इसका संरक्षण बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? विभिन्न उपाय लिखिए। आपको अभी बताया था कि किस तरह से मिट्टी कटाव को रोक सकते हैं, मिट्टी जो बह रही है उसको किस प्रकार से रोका जा सकता है। चलिए देख लेते हैं। नदियों पर बांध बनाकर उनके बहाव को कम करना। जब पानी तेजी से बह रहा है, बांध बना दिया जाएगा तो बहाव कम हो जाएगा, तो मिट्टी कम कटेगी। अधिक से अधिक वृक्ष लगाना। मरुस्थलीय क्षेत्रों में कांटेदार वनस्पति लगाकर। पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर। दूसरा, मरुस्थलीय क्षेत्रों के किनारे पर पेड़ लगाकर ये मिट्टी को रोका जा सकता है, यानी कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। एक इसका महत्वपूर्ण तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन विभिन्न प्रकार बताइए। जैसे अभी चैप्टर में पढ़ा था, आपको बताया गया था। पहला आपका होता है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का बड़ा होता है व्यक्तिगत संसाधन, यानी कि व्यक्ति खुद के होते हैं। जैसे व्यक्ति, इसमें व्यक्ति के स्वामित्व में होते हैं वो, जैसे आपका बाग आपका हो गया, घर, मकान, तालाब, कुआं, जो आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, उसको हम बोलते हैं पर्सनल रिसोर्सेस, यानी कि ये हमारी पर्सनल चरागाह हो सकता है, तालाब, कुआं। अगर एक होता है सामुदायिक संसाधन, जिस पर पूरे समुदाय का होता है, जैसे समुदाय के सभी लोगों के उपलब्ध के लिए, जैसे गांव का पशुचारण, गांव के पूरे पशु चर सकते हैं। भूमि, शमशान भूमि, तालाब और पार्क वगैरह, जिस पर पूरे समुदाय का स्वामित्व होता है। नगरीय क्षेत्रों में पार्क, पिकनिक स्थल, खेल के मैदान। ठीक है। और आजकल तुम देखो बहुत सारे पार्क बनाए गए हैं,
तो बहुत सारे मैदान जो होते हैं इस पर पूरे समुदाय का स्वामित्व होता है। नेक्स्ट आता है आपका राष्ट्रीय संसाधन। इसमें आप देख सकते हैं कि तकनीकी रूप से सभी संसाधन राष्ट्रीय होते हैं। राज्य सरकार को अधिक अधिकार का और राष्ट्रीय हित में व्यक्तिगत संसाधनों का अधिक अधिग्रहण कर सकती है, जिसमें खनिज संसाधन, जल संसाधन, वन संसाधन, वन्य जीव, राजनीतिक सीमाओं के भीतर संपूर्ण भूमि। एक और हमें होता है वो आपका होता है अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय जिस पर क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय का स्वामित्व होता है। हम कह सकते हैं कि हमारे जैसे कोस्टल बाउंड्री है, कोस्टल बाउंड्री से 200 मील के बाद की जो दूरी होती है उस पर जो स्वामित्व होता है वो इंटरनेशनल शक्तियों का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में पाई जाने वाली मृदाओं का वर्णन करो और उनका वितरण भारत के मानचित्र में दर्शाइए। ये क्वेश्चन आपको खुद ही करना है। ठीक है, तो मैं जैसे बता चुका हूँ, जैसे आपके पास जो मिट्टी हो, जैसे ये दिखाया जा रहा है, जैसे ये आपकी ये जलोढ़ मिट्टी का हिस्सा है, ये पर्वतीय मिट्टी का हिस्सा है, ठीक है, ये काली मिट्टी का हिस्सा है। तो ये आपको एक मैप भरने के लिए आता है कि मिट्टी कहाँ पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, मसूली मिट्टी कहाँ पाई जाती है ना। और ये कह सकते हैं मसूली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ये पर्वतीय मिट्टी ये पर्वतों में पाई जाती है। ठीक है, इधर आप देख सकते हैं लेटराइट मिट्टी है, तो यहाँ ये लेटराइट मिट्टी है। तो ये जब देख सकते हैं कुछ पठारी मिट्टी है तो ये पाई जाती है। ये मिट्टी आपको डिस्कस करना है, बताना जा करके किस तरह से आपको करना है। तो ये लिखना है काली मिट्टी की विशेषताएं क्या होती हैं, काली मिट्टी किन क्षेत्रों पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर काली मिट्टी क्या विशेषताएं होती हैं, इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं, इसको रेगुन मिट्टी भी कह सकते हैं, इसका रंग काला होता है, ये का महाराष्ट्र गुजरात के क्षेत्रों में पाई जाती है, या अधिक शोकनीय होती है। ठीक है, इसमें गीली और चिपचिपी हो जाती है, इसकी विशेषताएं आपको लिखनी है। फिर लाल मिट्टी लाल रंग क्यों होता है, जलोढ़ मिट्टी कैसे बनती है, निर्मित, ये पूरा आपको करना है। और ये जो मैप दिया गया आप घर पर मैप की प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस तरह से कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, और आप देख सकते हैं कौन सा क्षेत्र ये है, पूरा मैप बना करके आप उसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं आपको एक किताब में पहले पढ़ा चुका हूँ, पूरा एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन पढ़ाई गई है, कौन सी मृदा कहाँ पाई जाती है, किस में कौन सी कमी होती है, किस में कौन से केमिकल पाए जाते हैं और किसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट मिट्टी होती है वो आपकी होती है लेटराइट मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, लोड़ मिट्टी होती है। ये आपको पढ़ना है, बाकी आपका 3 दिन सब कुछ तैयार हो जाएगा। तो ये आपके थे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे जो मैंने आपको करा दिए। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा वो सेकंड चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, जल संसाधन। इसके बाद चैप्टर जो होगा वो होगा कृषि। तो कृषि के बारे में अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इससे पहले कि अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको शेयर करें, अपने दोस्तों में भेजें, ताकि उनको भी ये वहाँ तक ये पहुँच सके, और जितना हो सके आप इसको आगे से आगे भेजें, और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरी एनसीईआरटी में इसी के माध्यम से पढ़ा दूंगा। चाहे फिर वो 11th क्लास का आपका कोई दोस्त हो, 12th क्लास का हो, तो उसके लिए भी अलग अलग व्यवस्थाएँ की गई हैं, हम चालू किया हमने पढ़ाने के लिए, तो ताकि आपको अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त हो सकें। ठीक है, और कोई समस्या अगर आपको है, अगर कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो आप इसके नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे ये समस्या, इस तरह से आप इसको और प्रभावी बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।